ठीक है, तो पहले एक क्वेश्चन में जो डाउट आपने पूछा है पहले मैं वो डिस्कस कर देता हूँ, फिर अपन आगे चलेंगे। एक बच्चे ने बस 9th क्वेश्चन पूछा है तो मैं वो डिस्कस कर दे रहा हूँ, ध्यान से देखिए। 9th क्वेश्चन में डायग्राम दिया है, एक कुछ भी नहीं है, ये सर्कल ऐसा बना के दिया है ना? और ये ऐसी बनाई है एक्सेस, और यहां से पास होती हुई ये एक्स एक्सिस बनाई है, और ये वाई एक्सिस बनाई है। ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, और ये एंगल 37 डिग्री दिया है, और का एक फोर्स लग रहा है एफ नॉट 10 न्यूटन का फोर्स है, वो नीचे लग रहा है, यहाँ पे एफ नॉट इधर लग रहा है। तो बेटा पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टी से आप देख सकते हो, ये एंगल अगर 37 डिग्री है इस पे, तो ये एंगल भी कितना होगा 37 डिग्री। तो इस तरफ कंपोनेंट क्या आएगा एफ नॉट कॉस 37, और इस तरफ कंपोनेंट क्या आएगा एफ नॉट साइन 37, है ना। तो मैं इस फोर्स को वेक्टर फॉर्म में लिख सकता हूँ, आई कैप माइनस है माइनस एफ नॉट, अच्छा एफ नॉट कॉस 37 की वैल्यू तो 10 इंटू कॉस 37 इज 4/5, तो 8 न्यूटन, और ये कंपोनेंट कितना आ जाएगा 6 न्यूटन। तो ये आ गया -6 आई कैप -8 जे कैप, दिस इज द फोर्स वेक्टर, है ना। आई कैप जे कैप एक्सेस सिस्टम क्वेश्चन में डिफाइन किया हुआ। ठीक है, जल्दी से नोट कीजिए, फिर अपन आगे पढ़ेंगे। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। जैसे मान लीजिए कुछ जगहों पे ना प्रोडक्ट यूज करने से पहले एक आध चीज और बता दे रहा हूँ। कुछ जगहों पे ना ऐसा लिखा मिलेगा आपको कि मान लो कोई ए वेक्टर है ना, ये मान लो ए एक्स आई कैप है प्लस ए वाई जे कैप है प्लस ए जेड के कैप, ये ना ए वेक्टर है। और सिमिलरली ऐसा बी वेक्टर है, तो बी को लिखा है बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। ये दो वेक्टर्स आपके पास लिखे हुए हैं, ऐसा मान लो कोई भी दो वेक्टर दिया हो ए एक्स ए वाई ए जेड और बी एक्स बी वाई बी जेड आपके पास लिखे हुए हैं। अगर आपसे ये कहा जाए बेटा कि दो वेक्टर्स इक्वल हैं, इफ A vector is equal to B vector. Sorry, equal to, not equal to, equal to. If A vector is equal to B vector, अगर A और B इक्वल है तो इक्वल होने का क्या मतलब कि इनके x कंपोनेंट, y कंपोनेंट और z कंपोनेंट तीनों सेपरेटली सेम होंगे। इट मींस कि ax जो होगा वो bx के इक्वल होगा, मतलब इसका x कंपोनेंट इसके x कंपोनेंट के इक्वल, ay जो होगा वो by के इक्वल होगा, और az जो होगा वो bz के इक्वल होगा। दिस इज द मीनिंग ऑफ इक्वलिटी, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे कह दूं ना कि एक वेक्टर जो a है वो आपके पास दिया हुआ है बेटा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस xk कैप, और b वेक्टर आपके पास दिया हुआ है yi कैप प्लस zj कैप प्लस 5k कैप। आपके पास ये दो दिए हुए हैं, मैं आपसे पूछूं फाइंड वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड जेड। फाइंड वैल्यूज ऑफ x y and z if a vector is equal to b vector। अगर a और b दोनों इक्वल हैं तो x y z क्या होगा। तो ऑब्वियस सी बात, दोनों इक्वल हैं तो दोनों के x कंपोनेंट इक्वल होंगे, मतलब y इक्वल टू 2 होगा, ये कंपोनेंट भी इक्वल होगा मतलब z इक्वल टू 3 होगा, और k कंपोनेंट का कोफिशिएंट भी इक्वल होगा मतलब x इक्वल टू 5, है ना। मतलब अगर दो वेक्टर्स को इक्वलिटी के लिए कंपेयर करना हो
तो सिंपली उसके x कंपोनेंट, y कंपोनेंट और z कंपोनेंट को अलग अलग कंपेयर करते हैं। तीनों सेपरेटली इक्वल होने चाहिए, तभी दोनों वेक्टर्स इक्वल होंगे। ठीक है, एक ये क्वेश्चन हो गया इस टाइप का। एक कई बार ना ऐसा पूछते हैं, देखना ध्यान से, पैरेलल एंड एंटी पैरेलल वेक्टर्स, पैरेलल एंड एंटी पैरेलल वेक्टर्स। तो बेटा याद कीजिए, मैंने आपको बताया था कि अगर वेक्टर को एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं और वो कांस्टेंट पॉजिटिव कांस्टेंट हो, है ना, 1 के अलावा, तो जो नया वेक्टर मिलता है, या सिंपल में कहूँ अगर वो पॉजिटिव कांस्टेंट हो तो नया वेक्टर पैरेलल वेक्टर मिलेगा, और अगर नेगेटिव कांस्टेंट हो तो नया वेक्टर एंटी पैरेलल मिलेगा। मतलब अगर मान लो ए वेक्टर है ना, तो मैं आपसे कहूँगा इसको पॉजिटिव कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें, मतलब 2a लिखें या 1/2a लिखें, तो दिस इज पैरेलल टू ए, दिस इज पैरेलल टू ए। और अगर इसको मैं -2a लिखूं तो दिस इज एंटी पैरेलल, दिस इज एंटी पैरेलल। अच्छा, 2a लिखना मतलब हर नंबर को या हर टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करें। ठीक है, तो अगर मैं कहूं कि मान लो ये दो वेक्टर्स आपके पास पैरेलल दिए हुए हैं, ध्यान से सुनिएगा। इफ मान लो a वेक्टर इज इक्वल टू आपके पास वही ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप दिया हुआ है, और b वेक्टर आपके पास दिया हुआ है ax i कैप, सॉरी bx i कैप प्लस by j कैप प्लस bz k कैप। अब मैं कहूँ ये पैरेलल है, a इज पैरेलल टू b, a b के पैरेलल है। कब पैरेलल होगा? जब मैं a को किसी कांस्टेंट, पॉजिटिव कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करूंगा और वो मुझे b मिल जाएगा, है ना। और जिस पॉजिटिव कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करूंगा, तीनों के तीनों टर्म उसी पॉजिटिव कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होंगे। मतलब मैं ऐसा लिख सकता हूं कि ax अपॉन bx इज इक्वल टू ay अपॉन by इज इक्वल टू az अपॉन bz। अगर मैं कहूँ a और b के पैरेलल है तो ये रेशियो इक्वल होना चाहिए और ये रेशियो पॉजिटिव आना चाहिए। इसका मतलब है कि आपने तीनों टर्म्स को एक पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया है। और अगर मैं कहूँ a इज एंटी पैरेलल, a इज एंटी पैरेलल टू b, a b के एंटी पैरेलल है, तो क्या होगा? तो भी यही होगा, ax अपॉन bx इज इक्वल टू ay अपॉन by इज इक्वल टू az अपॉन bz। और एक निगेटिव कांस्टेंट है, कैसा कांस्टेंट आएगा? निगेटिव। तो अगर मैं इनके रेशियोज पॉजिटिव कांस्टेंट आते हैं तो इसका मतलब दोनों वेक्टर पैरेलल हैं, और अगर वो निगेटिव कांस्टेंट आते हैं तो इसका मतलब वो एंटी पैरेलल है। लॉजिकल सी बात भी है कि अगर मैं एक वेक्टर के हर टर्म को एक पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे एक पैरेलल वेक्टर मिलेगा, और अगर मैं हर टर्म को एक निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे एक एंटी पैरेलल वेक्टर मिलेगा। जैसे मैं आपसे कह दूं कि आपके पास एक वेक्टर है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप, और आपके पास दूसरा वेक्टर है 4i कैप प्लस अल्फा j कैप प्लस बीटा k कैप, और आपसे कहा जाए फाइंड अल्फा एंड बीटा सच दैट a वेक्टर इज पैरेलल टू b वेक्टर। तो आप कहोगे इसके लिए क्या होना चाहिए कि x कोफिशिएंट का रेशियो इज इक्वल टू y कोफिशिएंट का रेशियो इज इक्वल टू z कोफिशिएंट का रेशियो। और देखिए ध्यान से, ये पॉजिटिव है ना, दिस इज ऑलरेडी पॉजिटिव, है ना, फर्स्ट टर्म से पता चल रहा है। 3 अपॉन अल्फा इज इक्वल टू 5 अपॉन बीटा। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो अल्फा की वैल्यू आएगी 6 और बीटा की वैल्यू आएगी 10, है ना। अच्छा, थोड़ा सा दिमाग लगाए ना तो इतना करने की जरूरत नहीं है, साफ साफ दिख रहा है ये 2 से मल्टीप्लाई हुआ है, तो ये भी 2 से मल्टीप्लाई होना चाहिए और ये भी 2 से मल्टीप्लाई होना चाहिए, तभी तो पैरेलल होगा।
ये 2 का 4 हुआ तो ये 3 का 6 होगा, ये 5 का 10 होगा, वही किया है। तीनों सेम नंबर से मल्टीप्लाई हो, और अगर वो सेम नंबर पॉजिटिव है तो पैरेलल आएगा, अगर वो सेम नंबर नेगेटिव है तो वो एंटी पैरेलल आएगा। ठीक है, जल्दी नोट कीजिए, फिर एक बार और बताऊंगा और अपन आगे चलेंगे जल्दी। कोई डाउट हो तो चैट बॉक्स में लिख के या अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बता दिया था, है ना? काइनेमेटिक्स में फिर और सीखेंगे। एक टाइप का क्वेश्चन और था जिसमें एक दो बच्चों को दिक्कत आई थी, है ना, वो बिगिनर्स बॉक्स 7 में था। उसको भी कंपोनेंट फॉर्म से करना बहुत आसान होता है। कैसे क्वेश्चंस देखिए, जैसे काइनेमेटिक्स में अपन पढ़ेंगे डिटेल में और कैसे क्या लिखते हैं, तो ठीक है, मैं क्वेश्चन की फॉर्म में दे रहा हूँ, बता रहा हूँ उसको कंपोनेंट फॉर्म से कैसे करते हैं। कि एक पार्टिकल was moving towards east with 10 meter per second. Suddenly, it takes a sharp turn and starts moving towards north with 20 meter per second. 10 मीटर पर सेकेंड से ईस्ट में जा रहा था, सडनली एक शार्प टर्न लेता है और नॉर्थ की तरफ जाने लगता है 20 मीटर पर सेकेंड से। फाइंड इट्स चेंज इन वेलोसिटी। अच्छा, मैं ना इसको भी 20 लिख देता हूँ, वो वैल्यू सेम रख लेते हैं, सिर्फ डायरेक्शन चेंज करते हैं ना, कि पहले 20 से ईस्ट में जा रहा था, फिर बाद में 20 से नॉर्थ में जा रहा था। तो देखो ध्यान से, इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे करेंगे बेटा। चेंज इन वेलोसिटी मैंने आपको बताया था, इसको ऐसे लिखेंगे, डेल्टा वी वेक्टर इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। चेंज किसी भी क्वांटिटी का होता है फाइनल माइनस इनिशियल, वेलोसिटी का चेंज है तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, और वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर मैं इसकी वेलोसिटीज को लिखूं कि पहले किधर थी और बाद में किधर है, अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो ये मान लो ईस्ट था, ये वेस्ट था, ये नॉर्थ था और ये साउथ था। तो इसकी वेलोसिटी पहले देखो कहाँ है, ईस्ट की तरफ 20, ईस्ट की तरफ 20 मतलब वी इनिशियल इस तरफ है, वी इनिशियल 20, और वी फाइनल नॉर्थ की तरफ 20, दिस इज वी फाइनल 20 मीटर, है ना। अगर मैं इनको वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो वी फाइनल को मैं बेटा लिखूंगा 20 जे कैप। क्या लिखूंगा? 20 जे कैप। दिस इज फाइनल वेलोसिटी वेक्टर 20 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स नॉर्थ, मतलब 20 जे कैप, माइनस इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर 20 मीटर पर सेकेंड ईस्ट की तरफ, तो माइनस 20 आई कैप। दिस इज चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर। अगर वेक्टर फॉर्म में बात की जाए तो आंसर है माइनस 20 जे कैप माइनस 20 जे कैप माइनस 20 आई कैप। तो मैं आपसे पूछूं कि इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? इसका मैग्नीट्यूड तो है 20√2, और इसकी डायरेक्शन है ना, तो ये वेक्टर ड्रॉ करो, सिंपल सी बात है, ये वेक्टर ड्रॉ करो। तो भाई माइनस 20 आई कैप प्लस 20 जे कैप किस तरफ होगा? तो माइनस 20 आई कैप इधर और प्लस 20 जे कैप ऊपर, है ना। तो ये आया, दिस इज चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर, है ना। माइनस 20 आई कैप, ये क्या लिखा हुआ है? माइनस 20 आई कैप, ये लिखा हुआ है प्लस 20 जे कैप। जो वेक्टर आपका सॉल्व होके आया कंपोनेंट फॉर्म से, उसको आपने ड्रॉ कर दिया, तो चेंज इन वेलोसिटी इस तरफ आएगी, है ना। अब ये आपकी इनिशियल वेलोसिटी थी, ये आपकी फाइनल वेलोसिटी थी। गलती क्या होती है? गलती ये होती है ना कि हम क्वेश्चन में ये दोनों डायग्राम ड्रॉ तो कर लेते हैं, फिर जैसे ये बनाते हैं ना, हम इसका ये रिजल्टेंट निकाल लेते हैं, है ना,
क्यों निकाला रिजल्टेंट? कोई लॉजिक नहीं है रिजल्टेंट निकालने का। बच्चे क्या करते हैं, ये कैलकुलेट करते हैं, ये गलत है बेटा। ये कैलकुलेट करने का मतलब आपने v इनिशियल प्लस v फाइनल निकाला है। अगर मैं आपसे कहूं कि पहले का वेक्टर ये है और बाद का वेक्टर ये है, तो जो ये वेक्टर आएगा ना, ये तो v1 प्लस v2 आएगा। ये थोड़ी ना पूछा है हमसे, क्या पूछा है v2 माइनस v1, तो एक्चुअली हमें माइनस करना है। तो दिस इज द चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर। तो चेंज निकालने के लिए वेक्टर सब्ट्रैक्ट किए जाते हैं, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, है ना। तो उसका सबसे बेस्ट मेथड यही है कि उसे वेक्टर फॉर्म में लिख के और फिर ड्रॉ कीजिए। आपसे गलती क्या हो रही है, आप ना पहले ड्रॉ कर दे रहे हो रिजल्ट आंसर, और फिर उसे वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हो कि हाँ ये डायरेक्शन इस तरफ आएगी। नहीं, अच्छा ये एंगल कितना आएगा, 45 डिग्री, है ना। तो अगर मैं पूछूं कि इस चेंज की डायरेक्शन क्या है, तो ये अपना नॉर्थ वेस्ट में 45 है ना, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, है ना। इसके ऑप्शन इसी तरह से आएंगे, 20 रूट टू नॉर्थ वेस्ट, 20 रूट टू नॉर्थ ईस्ट। और इसमें बहुत ही कॉमन मिस्टेक है कि रिजल्टेंट निकालते हैं, रिजल्टेंट इस तरफ दिखता है, तो हम कह देते हैं कि आंसर नॉर्थ ईस्ट होगा। नहीं, आपने जो नॉर्थ ईस्ट जो आपको दिख रहा है ना, कि एक वेक्टर पहले इस तरफ है, वेलोसिटी बाद में इस तरफ हो गई, तो हमने ये ड्रॉ कर दिया। ये जो आपने मिस्टेक करी, ये आपने क्या मिस्टेक करी, आपने इसका रिजल्टेंट निकाल दिया। क्या आपसे रिजल्टेंट निकालने को कहा गया था? नहीं, आपसे चेंज पूछा था। इसका मतलब आपको बाद वाले वेक्टर में से पहले वाला वेक्टर माइनस करना है। तो माइनस करके आपने उसको लिख दिया 20 जे कैप माइनस 20 आई कैप, और फिर आपने क्या कहा कि भाई ये वेक्टर डायग्राम में कैसा दिखेगा, आपने कहा ऐसा दिखेगा। मतलब ये डायरेक्शन किस तरफ है नेट वेलोसिटी, तो नॉर्थ वेस्ट की तरफ है। ऐसे क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन थे बिगिनर्स बॉक्स 7 में, जिनको उसमें दिक्कत आई थी, 2 बच्चों को वापस फिर से सॉल्व कर दें। ठीक है, जल्दी से नोट कीजिए, तो इसके बाद अपन प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आई होप आपने लिख लिया होगा। तो अपन स्टार्ट करते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। 3 वेक्टर का प्रोडक्ट निकालना अपने कोर्स में 11th क्लास में भी नहीं पढ़ना, अपने कहीं काम नहीं आता। 12th में जब आप मैथ्स में वेक्टर्स पढ़ोगे, तो वहां आपको वेक्टर का 3 वेक्टर का प्रोडक्ट निकालना भी कोर्स में है, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, है ना। अभी अपन सिर्फ 2 वेक्टर का सीखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू वेक्टर। तो वेक्टर के जो प्रोडक्ट है ना, इसको 2 टाइप से डिफाइन करते हैं, या 2 टाइप के वेक्टर प्रोडक्ट होते हैं। एक होता है स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। और दूसरे का नाम होता है वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। तो स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि इसका आंसर स्केलर आता है, आंसर इज स्केलर। और इसको वेक्टर प्रोडक्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका आंसर वेक्टर आता है, आंसर इज वेक्टर। तो 2 वेक्टर को अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर स्केलर भी हो सकता है और वेक्टर भी हो सकता है। डिपेंड करेगा कि हम कौन सा प्रोडक्ट कैलकुलेट कर रहे हैं। अगर हम स्केलर प्रोडक्ट कैलकुलेट कर रहे हैं तो आंसर स्केलर आएगा, अगर हम वेक्टर प्रोडक्ट कैलकुलेट कर रहे हैं तो आंसर वेक्टर आएगा। लेकिन 2 वेक्टर अगर ऐड या सब्ट्रैक्ट किए जाते हैं तो आंसर हमेशा वेक्टर आता है। डॉट प्रोडक्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके जो लिखते हैं ना, उनके बीच में सिंबल में डॉट आता है ना, ऐसा लिखा जाता है, स्टैंडर्ड नोटेशन है ए डॉट बी। तो ए डॉट बी अगर लिखा जाए, इसका मतलब हमने इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लिया है। और अगर ए क्रॉस बी ऐसा लिखा जाता है, ए क्रॉस बी, तो हम कहते हैं हमने इसका वेक्टर प्रोडक्ट लिया है ना। तो 2 तरह के प्रोडक्ट होते हैं, स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट को डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं, इसको ऐसा ए डॉट बी लिखते हैं और इसका आंसर स्केलर आता है। वेक्टर प्रोडक्ट, इसका आंसर ए क्रॉस बी होता है और इसका आंसर एक वेक्टर आता है। ये कहाँ कैलकुलेट करते हैं, किन केसेस में? वैसे तो अपन जब फिजिक्स सीखेंगे तो फॉर्मूला में ये निकल के आता है। जैसे एग्जांपल के लिए वर्क कैलकुलेट करते हैं, जब हम वर्क डन बाय अ फोर्स, तो वर्क होता है बेटा फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। सिखाऊंगा मैं, वर्क क्या होता है, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। तो जब हम वर्क कैलकुलेट करेंगे तो वहां हम स्केलर प्रोडक्ट निकालेंगे। और भी होता है, फ्लक्स निकालते हैं, इस तरह की और चीजें होती हैं एक्सेट्रा। और इसका अपन सबसे पहले यूज कहाँ सीखने वाले हैं,
अपनी क्लास में जब हम टॉर्क निकालेंगे किसी फोर्स का टॉर्क, टाउ वेक्टर इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ होता है ना? अभी सिर्फ जानना है, ये नाम है ना? ये टॉर्क ऑफ फोर्स है, ये पोजीशन वेक्टर होता है, ये फोर्स। जब अपन टॉर्क पढ़ेंगे तो उस चैप्टर में इसको डिटेल में सीखेंगे, बस अभी नाम जानना है कि कुछ जगहों पे फिजिक्स में डॉट प्रोडक्ट यूज होता है, कुछ जगहों पे फिजिक्स में क्रॉस प्रोडक्ट यूज होता है। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। तो दो तरह के प्रोडक्ट होते हैं। अभी अपने को तो ये सीखना है ये कैलकुलेट कैसे किया जाता है। तो सबसे पहला है अपना स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। पहले टाइप का प्रोडक्ट अपन सीख रहे हैं, विच इज स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। दो वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट और दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं ये सीखना है। तो बेटा मान लो ये पहला वेक्टर है और ये दूसरा वेक्टर है। दिस इज ए वेक्टर एंड दिस इज बी वेक्टर और इनके बीच का एंगल है थीटा। दिस इज एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। तो इनका जो डॉट प्रोडक्ट है दैट इज डिफाइंड एज a डॉट b, इट इज डिफाइंड एज magnitude of a magnitude of b into cos theta. Vector product of, sorry, scalar product or dot product of two vectors is defined as magnitude of first vector into magnitude of second vector into cos of angle between the vectors. This is the basic definition of dot product. इसको ऐसा डिफाइन किया गया है a b cos theta, है ना? a क्या है? पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो हमेशा पॉजिटिव होगा। b क्या है? दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो हमेशा पॉजिटिव होगा। cos थीटा क्या है? थीटा कहां से कहां हो सकता है वेक्टर में? 0 से 180, तो cos थीटा पॉजिटिव भी हो सकता है और cos थीटा नेगेटिव भी हो सकता है ना? दिस इज a डॉट b। a और b तो हमेशा पॉजिटिव होंगे। तो अगर मैं कहूं कि थीटा की वैल्यू कहां से कहां हो, 90 डिग्री से कम और 0 डिग्री से ज्यादा या इक्वल हो, है ना? तो इस रेंज में बेटा cos थीटा पॉजिटिव होता है। cos थीटा कैसा होता है? पॉजिटिव। 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच cos थीटा पॉजिटिव होता है। तो a डॉट बी जो आएगा, a डॉट बी, ये कैसा आएगा? पॉजिटिव। अगर दो वेक्टर से बी के बीच का एंगल 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच हो तो cos थीटा पॉजिटिव। 0 इंक्लूडेड है, 90 एक्सक्लूडेड। अगर थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो तो cos थीटा कितना होता है? 0। तो a डॉट बी कितना होता है? 0। ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, मतलब जितनी तुम सोच सकते हो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट, कि अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। इसका उल्टा भी सही है कि अगर दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 है तो वो दोनों वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, है ना? तो अगर दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव आया इसका मतलब उनके बीच का एंगल एक्यूट है। अगर डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव आया इसका मतलब उनके बीच का एंगल, सॉरी 90 आया तो इसका मतलब उनके बीच का एंगल 90 डिग्री है। और अगर थीटा की वैल्यू 180 डिग्री से कम या इक्वल और 90 डिग्री से ज्यादा हो, मतलब थीटा ऑब्ट्यूज हो, तो cos थीटा नेगेटिव होता है और इसका मतलब a डॉट बी भी नेगेटिव होगा। a डॉट बी भी कैसा होगा? नेगेटिव, है ना? तो अगर दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव है तो इसका मतलब उनके बीच का एंगल 90 डिग्री से ज्यादा है। ये चीजें बड़ी काम आती हैं आगे बहुत जगहों पर, है ना? क्या सीखा अपन ने कि अगर दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव है तो इसका मतलब उन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल 90 डिग्री या उससे 90 डिग्री से कम है। अगर दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 है इसका मतलब उनके बीच का एंगल 90 डिग्री है। और अगर दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट निगेटिव है इसका मतलब उनके बीच का एंगल 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच है। ये कई बार एनालिसिस करने में काम आता है ना? और सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन फिर दूसरी वाली है कि कैसे प्रूव करोगे कि दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं। तो उनका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, अगर उनका डॉट प्रोडक्ट 0 आ गया तो हम कहेंगे वो परपेंडिकुलर है, अगर वो नॉन जीरो आया तो हम कहेंगे वो परपेंडिकुलर नहीं है। ठीक,
तो दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। ठीक, तो ये बेसिक सी बात थी, दिस इज द डेफिनेशन। फिर मान लो बेटा इसी के अकॉर्डिंग मैं आपसे कुछ बातें पूछूं, जैसे मैं आपसे पूछूं ना कि आई कैप डॉट आई कैप क्या होगा, है ना, आई कैप क्या है, यूनिट वेक्टर। तो आई कैप डॉट आई कैप क्या होगा, तो आप कहोगे सर दोनों का मैग्नीट्यूड वन, डॉट को कैसे डिफाइन किया, ए बी कॉस थीटा, तो दोनों का मैग्नीट्यूड वन, तो वन इंटू वन, और आई कैप के बीच का एंगल 0 डिग्री। तो आप इसको सॉल्व करके लिखोगे तो ये आएगा वन फर्स्ट का मैग्नीट्यूड इंटू सेकेंड का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस जीरो, कितना आ गया वन। मैं आपसे पूछूं आई कैप डॉट माइनस आई कैप इज इक्वल टू, आई कैप का मैग्नीट्यूड वन माइनस आई कैप का मैग्नीट्यूड वन, और आई कैप और माइनस आई कैप के बीच का एंगल, तो आई कैप होता है प्लस एक्स के लॉन्ग और माइनस आई कैप होता है माइनस एक्स के लॉन्ग, तो इनके बीच का एंगल कॉस 180 डिग्री, कितना हुआ माइनस वन। सिमिलरली जे कैप डॉट जे कैप इक्वल टू के कैप डॉट के कैप इज इक्वल टू वन होगा, और सिमिलरली जे कैप डॉट माइनस जे कैप इज इक्वल टू के कैप डॉट माइनस के कैप माइनस वन, है ना। तो आई डॉट आई वन होता है, आई डॉट माइनस आई माइनस वन होता है। फिर मान लीजिए आपसे ऐसी बातें पूछी जाए कि आई डॉट जे क्या होगा, तो जीरो, क्योंकि आई कैप और जे कैप के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री। ऐसे ही किसी भी दो एक्सिस वाले का ले लो बेटा, जे डॉट के ले लो, के डॉट आई ले लो, आई डॉट माइनस जे ले लो, ऐसे जितने भी पेयर लोगे सबका आंसर क्या आएगा जीरो, क्योंकि इनके बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री, इनके बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री। ठीक, तो कई बार ये चीज काम आती है। फिर कई बार आपसे क्या पूछ लेंगे कि बताओ ए डॉट ए क्या होगा, क्या पूछ लेंगे, बताओ ए डॉट ए क्या होगा, तो ए और ए के बीच का एंगल जीरो, तो मान लो ए का मैग्नीट्यूड ए है, दूसरे ए का मैग्नीट्यूड भी ए है, और एंगल कितना है 0 डिग्री, तो कॉस जीरो, तो कितना हो गया ए स्क्वायर। तो ए डॉट ए इज ए स्क्वायर, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, है ना। इसको बोलते हैं कई बार सेल्फ प्रोडक्ट, क्या बोल देते हैं इसको कई बार, सेल्फ प्रोडक्ट। सेल्फ प्रोडक्ट मतलब खुद से खुद का डॉट प्रोडक्ट, तो ए डॉट ए क्या होता है ए स्क्वायर, है ना, इसको ऐसा लिखा जा सकता है सेल्फ प्रोडक्ट की फॉर्म में, तो दिस इज नोन एज सेल्फ प्रोडक्ट। वैसे ही ए डॉट माइनस ए क्या होगा, सोच के देखिए, तो ये a इंटू ए इंटू कॉस 180, सो इट इज माइनस ए स्क्वायर, है ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसके अकॉर्डिंग जो कई बार बहुत काम आते हैं, जल्दी से इसको नोट कीजिए। ठीक है, चलिए एक सिंपल सा सवाल देता हूँ, फिर एक चीज और सिखाऊंगा। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालने का एक बहुत ही घटिया सवाल, जो वैसे तो मुझे नहीं देना चाहिए। ये 10 यूनिट का एक वेक्टर इधर है और 5 यूनिट का एक वेक्टर इधर है, और इनके बीच का एंगल है 37 डिग्री। ये मतलब ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है और ये बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, और आपसे पूछा गया है फाइंड ए डॉट बी। जल्दी से चैट बॉक्स में आंसर लिख के बता दीजिए। हाँ, सभी लिखेंगे जल्दी। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, आंसर वैसा सिंपल सा ही है। ए डॉट बी को डिफाइन कैसे किया गया है, ए बी कॉस थीटा, तो ए मतलब ए का मैग्नीट्यूड, बी मतलब बी का मैग्नीट्यूड, कॉस थीटा मतलब कॉस 37, कॉस 37 4/5 होता है, ये आ गया 40 यूनिट्स, जो भी यूनिट आएगा 40 यूनिट्स। तो ऐसे सिंपल इस फॉर्म में दिए हो तो अपन दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस फॉर्म में पूछा भी बहुत कम जाता है, पूछा जाता है डॉट प्रोडक्ट कंपोनेंट फॉर्म में, और वो बेटा वेक्टर की सबसे आसान और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। दो वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में दिए हो तो उनका डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है ना। तो देखो डॉट प्रोडक्ट ही सीख रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इन component form, dot products of two vector in
कंपोनेंट फॉर्म। जैसे बेटा मान लीजिए आपको एक वेक्टर ए वेक्टर दिया है कंपोनेंट फॉर्म में, समथिंग ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, और आपको बी वेक्टर दिया है बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, और आपसे कहा गया कि ए डॉट बी कैलकुलेट कीजिए। तो देखो मैं लिख तो रहा हूँ ओपन करके, बट उतना लिखने की जरूरत नहीं है, तो आप ऐसे लिख दोगे ए एक्स आई कैप, सर ये कैलकुलेट करना है, ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप डॉट बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, है ना। अब सुनना, मैं क्या करता हूँ ना, ब्रैकेट को ओपन करता हूँ, तो पहले फर्स्ट टर्म को उसके तीनों टर्म से मल्टीप्लाई करूंगा, सेकंड टर्म को उसके तीनों टर्म से मल्टीप्लाई करूंगा एंड सो ऑन। और कौन सा मल्टीप्लिकेशन करना है, डॉट प्रोडक्ट। तो मैं लिखूंगा ए एक्स आई कैप डॉट किसके साथ, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, है ना, प्लस सिमिलरली ऐसी दो टर्म्स और बनेगी, है ना। लिखने की जरूरत नहीं है, आप अपने आप समझ जाओगे। अब देखना, मैं इसको ओपन कर रहा हूँ, अब बेटा एक एक करके मल्टीप्लाई करो, ए एक्स आई कैप को बी एक्स आई कैप से मल्टीप्लाई करो, तो ये पैरेलल वेक्टर्स है, ए एक्स आई कैप और बी एक्स आई कैप दोनों आई कैप के लॉन्ग है, तो इसका डॉट प्रोडक्ट करूं तो ए एक्स आई कैप का मैग्नीट्यूड कितना है, ए एक्स, बी एक्स आई कैप का मैग्नीट्यूड कितना है, बी एक्स, तो ये आ गया ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड, और इनके बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री, तो cos 0 कितना होता है, 1। तो फर्स्ट टर्म बन गई ए एक्स बी एक्स। सेकेंड, ए एक्स आई कैप को बी वाई जे कैप से मल्टीप्लाई करो, तो बेटा इनके बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री, तो कितना बनेगा, 0। और आई कैप और के कैप वालों का भी डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, 0। मतलब आई कैप वाला सिर्फ आई कैप वाले से मल्टीप्लाई होगा, जे कैप वाला सिर्फ जे कैप वाले से मल्टीप्लाई होगा, और के कैप वाला सिर्फ के कैप वाले से मल्टीप्लाई। इसी तरह दूसरे वाले में पहली टर्म 0 होगी, दूसरी टर्म बनेगी ए वाई बी वाई प्लस 0, और तीसरी वाले में पहली दो टर्म 0 बनेगी और तीसरी टर्म बनेगी ए जेड बी जेड, है ना। तो इसका सिंपल सा आंसर आएगा ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। तो अपन आगे से इतनी कहानी नहीं करेंगे, अपन सीधा कहेंगे कि अगर हमें कंपोनेंट फॉर्म में वेक्टर दिए हो और उनका डॉट प्रोडक्ट करना हो, तो एक्स कोफिशिएंट को एक्स वाले के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस वाई कोफिशिएंट को वाई वाले के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, जेड कोफिशिएंट को जेड वाले के साथ मल्टीप्लाई, और ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई ए जेड बी जेड को उनके साइन के साथ ही रखना होता है। जैसे मैं आपसे कह दूं कि एक वेक्टर है 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप, बी वेक्टर है i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप। मैं आपसे कहूँ a डॉट बी कैलकुलेट कीजिए, तो उतना नहीं लिखेंगे आप, सीधा मैं लिखूंगा इसका कोफिशिएंट 2, इसका कोफिशिएंट 1, तो कितना हो गया 2 इंटू 1 प्लस इसका कोफिशिएंट माइनस 3, इसका कोफिशिएंट 2, माइनस 3 इंटू 2 प्लस इसका कोफिशिएंट 4, इसका कोफिशिएंट माइनस 3, है ना। तो ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड सॉल्व कर लो, तो ये 2 माइनस 6 माइनस 12, तो 18 माइनस 2 मतलब माइनस 16, है ना। तो ये ए डॉट बी है, बेटा देखो ए डॉट बी निगेटिव आया है, ए डॉट बी निगेटिव आने का मतलब है एंगल बिटवीन a vector and b vector is greater than 90 डिग्री। ये समझ आना चाहिए कि दिन के बीच का एंगल 90 डिग्री से ज्यादा होगा तभी ए डॉट बी निगेटिव आया है, अदरवाइज ए डॉट बी कैसा आता, पॉजिटिव। तो दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट निकालना बहुत ही आसान काम होता है, सिंपली ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, एक्स कॉम्पोनेंट को एक्स कॉम्पोनेंट के साथ, वाई कॉम्पोनेंट को वाई कॉम्पोनेंट के साथ, जेड कॉम्पोनेंट को जेड कॉम्पोनेंट के साथ मल्टीप्लाई। किसी कोई डाउट है तो पूछिए, अदरवाइज इसको लिखिए, बहुत बहुत सिंपल है, शायद डाउट जल्दी से इसको नोट कीजिए, और इसके साथ साथ मुझे यहाँ पे इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट निकाल के बताइएगा। जल्दी से मुझे
चैट बॉक्स में ये डॉट प्रोडक्ट का आंसर लिख के बताइएगा। पी वेक्टर है आई कैप माइनस जे कैप माइनस 2k कैप, क्यू वेक्टर है 2j कैप माइनस आई कैप। ऐसा आपको दिया हुआ है दो वेक्टर, आपको इनका डॉट प्रोडक्ट निकाल के बताना है जल्दी। सोजल और प्रियांशु का आंसर सही है बेटा। डॉट प्रोडक्ट में आई कैप जे कैप नहीं आता है, डॉट प्रोडक्ट में सिर्फ वैल्यू आती है। डॉट प्रोडक्ट में आई कैप जे कैप नहीं आता है, डॉट प्रोडक्ट में सिर्फ देखो भैया, मयंक का आंसर भी सही है, जानवी का आंसर भी अब शायद सही आ गया, अवधेश अभी भी गलत है ना? कैसे करेंगे? कोफिशिएंट ढूंढो ना। आई कैप का कोफिशिएंट यहाँ कितना 1, यहाँ कितना -1, तो आई कैप का कोफिशिएंट 1 इंटू -1 प्लस जे कैप कोफिशिएंट यहाँ कितना -1, यहाँ कितना 2, और प्लस के कैप कोफिशिएंट यहाँ कितना -2, और यहाँ के कैप कितना है 0, मल्टीप्लाई कर लो तो -1 -2 कितना आ गया -3। कई बार ये सीक्वेंस में उल्टे भी लिखे हो सकते हैं, तो ध्यान रखना है इस चीज का। अगर ये सीक्वेंस में उल्टे लिखे हुए हैं तो अपने को आई कैप के कोफिशिएंट से मतलब है, यानी कि सीक्वेंस से मतलब है, और जब कुछ नहीं है मतलब ये 0 के कैप है ना। तो आई कैप का कोफिशिएंट ऊपर 1 नीचे -1, जे कैप का कोफिशिएंट ऊपर -1 नीचे 2, के कैप का कोफिशिएंट ऊपर -2 नीचे 0, तो 1 इंटू -1 प्लस -1 इंटू 2 प्लस -2 इंटू 0। बहुत से लोगों ने गलत दिया था आंसर, इसीलिए मैं एक और क्वेश्चन लिख रहा हूँ। पी वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 12k कैप, क्यू वेक्टर इज इक्वल टू 4i कैप माइनस 2k कैप। जल्दी से आंसर बताइए पी डॉट क्यू का, किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए, जल्दी। तो इसमें तो गलती होती ही नहीं है ना, अच्छे बच्चे माने जा रहे हो तुम, है ना। आई कैप का कोफिशिएंट 2 और यहाँ 4, तो 2 इंटू 4 प्लस जे कैप का कोफिशिएंट यहाँ 3 और यहाँ 0 प्लस के कैप का कोफिशिएंट यहाँ -12 और यहाँ -2, मल्टीप्लाई करो ये 8 हो गया प्लस 0 और ये 24 हो गया। 24 आठ कितना होता है 32, इसके अलावा तो और कुछ हो ही नहीं सकता है ना आंसर। तो बाकी तुम आंसर लिख रहे हो दो चार लोग, वो तो अपने मन से प्लस माइनस मल्टीप्लाई कुछ और कर रहे हो, ऐसा मत करो। जल्दी करो, एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ। P vector is equal to 2i cap plus 3j cap minus 4k cap. Q vector is equal to I cap plus j cap minus 2k cap. Find P vector dot P plus Q. P का डॉट करो P plus Q के साथ, थोड़ा सा चेंज भी कर दिया। Find P vector dot P plus Q. करोगे? Find P vector dot P plus Q. गलती हो रही है आपसे, यही फटाफट लिख लो कि P वेक्टर कितना है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप, ये रहा P वेक्टर डॉट P प्लस Q। P प्लस Q इज 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 6k कैप। अब इसका डॉट निकालेंगे तो i वाले को i वाले से 6, j वाले को j वाले से, k वाले को k वाले से 24, कितना आ गया 42। और कोई आंसर आ कैसे सकता है? मतलब और कोई आंसर जिन लोगों का आ रहा है वो युक्ता बेटा, इसका आंसर आई कैप जे कैप के कैप में नहीं होता है युक्ता, इसका आंसर सीधा वैल्यू आएगा, इसका आंसर आई कैप जे कैप के कैप में नहीं होगा। जानवी -14 कहां से आया? ठीक है, जैसे मान लो क्वेश्चन तुमसे क्या दिया जा रहा है कि इफ वी नो दैट वर्क डन बाय अ फोर्स is
डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। हम जानते हैं कि एक फोर्स का वर्क डन जो है ये आपको दे रखा है, आप जानते हो तो अच्छी बात है, अदरवाइज ये आगे सीखते हैं अपन। अभी आपको ये दे रखा है, वी नो दैट वर्क डन बाय अ फोर्स इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क डन को डिफाइन किया गया है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, ये आपको गिवन है ना। वर्क डन की यूनिट जो होती है ना, यूनिट वर्क की यूनिट होती है जो एनर्जी की होती है, 9th क्लास में सीखते हैं, जूल। फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट होती है मीटर, ना भैया, ये हम जानते हैं। तो आपसे पूछा गया है कि अगर आपसे ये कह रखा है कि फोर्स वेक्टर जो है वो 50 आई कैप माइनस 20 जे कैप प्लस 10 के कैप न्यूटन है, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है वो कुछ 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप मीटर है, कैलकुलेट वर्क डन बाय द फोर्स। कैलकुलेट वर्क डन बाय द फोर्स, फोर्स का वर्क डन बताइए जल्दी। कैलकुलेट वर्क डन बाय द फोर्स, जल्दी सॉल्व कीजिए। कैलकुलेट वर्क डन बाय द फोर्स। अभी तक सबका सही आया। मयंक, प्रखर, सोजल, विकास, प्रियांशु, सैली, सृष्टि, जूही, मयंक, कुणाल, खुशी, भोनिका, सबका आंसर सही है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो सब लोग, सब लोगों का आंसर सही है। फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट करना है, कितना आ जाएगा ये, 50 इंटू 2 प्लस -20 इंटू -3 प्लस 10 इंटू 4, ये आ जाएगा 200 जूल। कितना आ जाएगा, 200 जूल। तो अगर अपने को फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है तो अपन फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट करके वर्क कैलकुलेट कर सकते हैं। ऐसा ये क्वेश्चन और दे रहा हूं, कल मैंने बताया भी था, क्योंकि इफ अ पार्टिकल moves from 1,2,1 इन मीटर में है ये तीनों कोऑर्डिनेट्स, टू -1,3,4, पार्टिकल कहां से कहां गया, 1,2,1 से -1,3,4, ये मीटर है, कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं। अंडर अ फोर्स F vector is equal to 20 I cap minus 10 J cap प्लस 15 K cap न्यूटन। एक फोर्स दिया हुआ है 20 I cap माइनस 10 J cap प्लस 15 K cap, और पार्टिकल 1,2,1 से -1,3,4 तक जाता है। Then find work done by the force. Then find work done by the force. मैंने कल बताया था डिस्प्लेसमेंट निकालना, उसको आपको यूज करना है। नहीं पता, मुझे भी आंसर निकालना होगा, आपको सॉल्व कर लो। आपको इस बार इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन दिए हुए हैं, और आपको चेंज इन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना होगा। दो लोगों के दो डिफरेंट आंसर आए हैं। सॉल्व कीजिए। ये पहले बार की पोजीशन है, ये पहले और बार की पोजीशन है, और हम डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं।
पोजीशन पता है तो हम क्या निकाल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट। खुद करो सब लोग, मैं भी सॉल्व भी कर रहा हूँ। ठीक है, मैं आंसर आपके देख नहीं रहा हूँ, आप तो लिखते रहो, मैं सॉल्व कर दूंगा, फिर देखते हैं कितने लोगों का आंसर मैच होता है। ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ गया और ये फोर्स आ गया, तो वर्क डन होता है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, तो -40 -10 +45, so it is -5 joule, -5 joule, answer is -5 joule। ये बेटा 15 -5 कैसे ला रहे हो? हाँ, बहुत से लोगों का आंसर सही था। प्रखर का सही था, प्रियांशु का पहली बार में गलत आया था, सोजल का सही है, खुशी का सही है, विकास का गलत था, प्रियांशु वापस सही लेके आ गया, सृष्टि का सही है, प्रियांशु वापस सही लेके आ गया, कुणाल का सही है, जूही का सही है, जानवी ने पता नहीं क्या 15 -5 करके लिखा है, मोनिका का सही है, हाँ जानवी का सही है, मयंक सही है। ठीक है, जल्दी नोट। एक चीज अपने को सीखनी है, एप्लीकेशन ऑफ या यूजर्स ऑफ डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट हम कहाँ कहाँ यूज करेंगे, उसके पहले मैं एक छोटी सी चीज और सिखा रहा हूँ, दैट इज ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डॉट प्रोडक्ट। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट का ज्योमेट्रिकल मीनिंग, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डॉट प्रोडक्ट, ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट है, कुछ जगहों पे आगे काम आता है जब अपन लॉजिक वाइज समझेंगे, मतलब फिजिक्स में आगे जब चल के अपन दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो वहां पे ये चीज काम आएगी कि इसका मीनिंग कैसे लिखना है। ऐसे ही क्रॉस प्रोडक्ट को भी बताऊंगा। ए डॉट बी को मैंने लिखा ए बी कॉस थीटा, है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं, या इसको मैं ए कॉस थीटा इंटू बी भी लिख सकता हूँ, है ना, ए बी कॉस थीटा को मैं ए इंटू बी कॉस थीटा या ए कॉस थीटा इंटू बी भी लिख सकता हूँ, एक ही बात है। एक बार मैंने कॉस थीटा को बी के साथ ले लिया, कोई मैंने कॉस थीटा को ए के साथ ले लिया, है ना। बट इसका मीनिंग क्या है देखना, मान लो बेटा दो वेक्टर्स हैं, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है ना, ये एंगल थीटा है। सिमिलरली मैं दूसरा डायग्राम भी बना रहा हूँ, ऐसा ही ए वेक्टर है और ये ऐसा ही बी वेक्टर। फर्स्ट केस में मैंने लिखा है a इंटू बी कॉस थीटा। बेटा बी कॉस थीटा क्या होता है जरा याद करो, अगर मैं b का कंपोनेंट निकालूं a के लिए, अगर मैं b से a पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, मैं क्या ड्रॉ करूं, b से a पे परपेंडिकुलर, तो ये जो लेंथ आएगी ना, ये आएगी b कॉस थीटा। मैंने जब कंपोनेंट सिखाया था तो ये बात बताई थी, है ना, कि b का a के लॉन्ग कंपोनेंट कैसे निकालेंगे, तो b a के साथ थीटा एंगल पे है, तो बी से ए पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो वो जो बेस आएगा वो आएगा बी कॉस थीटा, और ये तो लेंथ ए तो है ही, तो मतलब अगर मैं इसको a इंटू बी कॉस थीटा लिख रहा हूं ना, तो इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग है इट इज इक्वल टू a मल्टीप्लाइड बाय component of b in the direction of a, component of b in the direction of a, मतलब एक वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय दूसरे का कंपोनेंट पहले के डायरेक्शन में। ऐसे जब अपन वर्क डिफाइन करेंगे ना, तो वर्क को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, सॉरी फोर्स इनटू कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, या डिस्प्लेसमेंट इनटू कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। मतलब डॉट प्रोडक्ट का मतलब होता है एक वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय दूसरे वेक्टर का उस पहले वेक्टर के डायरेक्शन में कंपोनेंट का प्रोडक्ट, दिस इज द ज्योमेट्रिकल मीनिंग। अच्छा यहां समझे, तो ये क्या लिखा हुआ है, ए कॉस थीटा इंटू बी, मतलब ए का कंपोनेंट बी की डायरेक्शन में, तो इस बार क्या करेंगे, ए से बी पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे डॉटेड लाइन से, ये बी यहीं तक खत्म हो गया था तो बी को आगे बढ़ा सकते हैं डॉटेड लाइन से, तो ये चीज जो है ना, ये क्या आएगी यहाँ से यहाँ तक, दिस विल रिप्रेजेंट ए कॉस थीटा,
What is a cos theta? This is component of a in the direction of b. What is a cos theta? The component of a in the direction of b. तो मैं अगर इसको लिखता हूँ is equal to a cos theta into b, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? is equal to component of a in the direction of b multiplied by magnitude of b. मतलब dot product of two vectors is one vector multiplied by component of second vector in the direction of first vector. मतलब कोई भी एक वेक्टर के मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे वेक्टर का कंपोनेंट उसकी डायरेक्शन में, तो ये होता है उनके डॉट प्रोडक्ट का मतलब. जैसे अगर मैंने एग्जांपल दिया ना कि वर्क को डिफाइन करते हैं डिस्प्लेसमेंट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट एफ डॉट एस, तो कहते हैं फोर्स इनटू कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट इनटू कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, है ना. तो ये इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है जो आगे अपन फिजिक्स में कहीं कहीं जब यूज करेंगे तो इसका मतलब और लॉजिकली निकल के आएगा. ये बस मैं आपको बता रहा हूँ कि डॉट प्रोडक्ट को ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं. इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है ये जब अपन फिजिक्स में इस चीज को यूज करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कितना यूजफुल हो जाता है कई बार. अभी बस आप ऐसा सोच लो, जान लो कि ऐसे लिख सकते हैं दो तरीके से, a इंटू बी कॉस थीटा और a कॉस थीटा इंटू बी. और b cos थीटा मतलब b का कंपोनेंट a की डायरेक्शन में, a cos थीटा मतलब a का कंपोनेंट b की डायरेक्शन. ठीक है, तो अपन ये लेक्चर अपना यहीं फिनिश कर रहे हैं. अभी आपका ब्रेक है 15 मिनट का, उसके बाद अपन आगे सीखेंगे यूजेस ऑफ डॉट प्रोडक्ट. ठीक है.